G20 के इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। बीते हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी G20 से संबंधित विभिन्न कार्य समूहों की बैठकें अलग अलग शहरों में संपन्न हुई। एक तरफ जहां G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक वॉशिंगटन DC अमेरिका में संपन्न हुई, तो वहीं दूसरी महिला 20 यानी W20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। वॉशिंगटन बैठक की बात की जाए तो यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग बैठकों से अलग आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक की संयुक्त तौर पर अध्यक्षता की। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 350 प्रतिनिधि, 13 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों ने भागीदारी की। ये बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र, सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान विषयों पर 3 सत्रों में आयोजित की गई थी। इस सत्र के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर आयोजित सत्र में सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता से संबंधित मौजूदा जोखिमों सहित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की मुख्य चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक में कहा गया कि जलवायु वित्त पोषण पर बातचीत बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सदस्यों ने सहमति जताई कि G20 वैश्विक आर्थिक भरपाई के लिए अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देने में समान सहमति देने में योगदान कर सकता है। G20 ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि अत्यधिक संवेदनशील देशों की आबादी का ये वर्ग अच्छी तरह से सुरक्षित है। बाद में मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रियों और गवर्नरों ने कम और मध्यम आय वाले देशों में ऋण के बढ़ते दबाव को स्वीकार किया और इससे निपटने के लिए बहुपक्षीय समन्वय को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि G20 के सदस्यों ने आर्थिक विकास और जलवायु वित्त सहित 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को और भी सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत की अध्यक्षता में किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। वित्त मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि निजी वित्त, संक्रमणकालीन लागत और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी के तहत G20 की चर्चा भी आगे बढ़ी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि G20 देशों ने वैश्विक वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सशक्त करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि जब हम क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात करते हैं तो हमें इसमें सीमा पार भुगतान के मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन DC में IMF द्वारा आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को बढ़ाने के विषय पर उच्च स्तरीय सेमिनार में हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे भारत के मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC और अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ने छोटे उद्यमियों को क्रेडिट और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारतीयों के जीवन को आसान बनाने में मदद की है। In India, during the last couple of years, we have seen how DPI can contribute to targeted, quick and efficient and inclusive service delivery through innovative methods developed by both public and private sector initiatives. Foundational building blocks approach of India's stack, digital identity, that is, digital payments and consent-based data sharing, has helped us to improve our governance, bring ease of doing business and enable ease of living for our people. Leveraging the potential of identity and payments of DPI, through DPI alone, India's record opening of 462.5 million low-cost bank accounts with 56% account holders being women. This has enabled us to transform the government service delivery by building the world's largest direct benefit transfer systems.
Our DPI-based direct benefits transfer system has aided about 650 million people who received 322 billion US dollars directly into their accounts, which have led to an overall savings of more than 27 billion US dollars just across key central government services and schemes. और निर्मला सीतारमण ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी पाई के कार्यक्रम को में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए साबित करने और सभी देशों को ठोस मुद्दों पर एक साथ लाने की दिशा में काम करने का एक बड़ा अवसर है। So India, being the president of G20 at this challenging time itself, for me is a great opportunity for India to prove and to work towards bringing all countries together on substantive issues. But there are pressing issues of the world which a forum like G20 will have to address, and I would think it is time that the members of G20 sit up and take these issues on board. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चीन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण विश्व की जो सप्लाई चेन है वो बाधित हुई है। China is opening up back again after the zero tolerance and everything else. I would still think there would be a lot of investment interests and also manufacturing interests going back to China or restoring themselves in China. So it will be unrealistic to think everything is going to get out of China. But yet, the shock that had happened in terms of disruptions in supply chain justifies more than one location, and countries like India would be the best in terms of the skill sets that are Indians, particularly the youth. So you have every reason to come there and invest, and also a captive domestic market as well. I'm sure there are other countries which are pitching in with the same kind of tone. और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। India has shown very clearly its initiative is working out well in pursuing with countries and agreeing to have FTAs with them. So free trade agreements are being signed, in fact far speedily nowadays. We've just concluded one with Australia, we've concluded earlier one with the UAE, Mauritius, and as it is we've had agreements with ASEAN, free trade agreements both in goods and services with ASEAN. We have had with Korea, with Japan. So free trade agreements have bilaterally or with multilateral groups been the route which India has had till before 2014, and now between 2019 and today we've had at least 3 major agreements signed. और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शुभमय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आपने सुना भी, हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत सारे अहम जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वर्ल्ड के सामने में, खासकर फाइनेंस को लेकर, उसको लेकर 3 दिनों तक सेशंस चले, चर्चाएं हुई, बातें हुई, जैसे कि इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी किस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है, जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है, सस्टेनेबल फाइनेंस की भी बातचीत हुई है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात भारत सरकार की तरफ से लगातार इस बात को उठाता जाने का काम किया जाता है, उसको लेकर बातचीत हुई, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसको लेकर बातचीत हुई। इन तमाम मुद्दों पर और भी मुद्दे हैं, मैं एक एक करके आऊंगा, लेकिन आपकी सर पहली प्रतिक्रिया कि इन तमाम चर्चाओं और बैठकों के बाद क्या हम ये उम्मीद करें कि अभी पोस्ट कोरोना और जिस तरह से एक मंदी का असर हमने अमेरिका में भी देखा, वहां के बैंकों का हाल देखा, इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत कैसे, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी है? देखिए असीम, अभी
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में क्या हालत है उस पर ठोस टिप्पणी अगर हम देखें जी तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जारी किया हुआ अभी जो रिपोर्ट है 2023 के लिए और 2024 के लिए भी जिस तरह को वो संकेत किए हैं उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि IMF एक पूरे दुनिया के वैश्विक अपने रिपोर्ट किए हैं और इसमें साफ जाहिर है कि अगर हम ग्रोथ पॉइंट्स देखें या पॉइंट ऑफ इंकरेजमेंट देखें कि जहां पे हमें लगेगा कि हाँ दुनिया में मंदी किस हालत में कौन सा एक जगह है या कौन से दो जगह है जहां पर ये लागू नहीं होता है, तो उसमें भारत ही करीब करीब एक है जो बचा हुआ है इस वक्त दुनिया में आर्थिक व्यवस्था में बहुत सारी वजह से, जिसके बारे में हम बाद में आलोचना कर सकते हैं जी जी कि अपना बोल बना बोला है जी सर जी। लेकिन शुभमोय सर, जैसा कि हमने IMF की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया और बाकी जो वर्ल्ड बैंक हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आती रही हैं, उस रिपोर्ट के हवाले से इस बात को साफ तौर पे कहा गया कि जो बहुत सारी कंपनीज जो कि चाइना में इन्वेस्ट करने का मन बना रही थी वो अब यहां से निकलकर अब इंडिया की तरफ आ रही है। इंडिया को ग्रोथ इंजन के तौर पे कहा गया, भविष्य में वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है इंडियन इकोनॉमी, ये सारी बातें निकलकर उस रिपोर्ट में आई है। जबकि इस मीटिंग में सेंट्रल जो मिनिस्टर्स हैं वो गए हुए थे, RBI के गवर्नर्स उसमें थे और भी देशों के गवर्नर्स उसमें बैठे हुए थे। जब हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र को और भी मजबूत बनाने की जरूरत है, उसमें एक तरफ तो चाइना का रोल था अब तक जो उसने रोल प्ले किया वर्ल्ड इकोनॉमी में, अब सबकी निगाहें, सबके सारे आईबॉल्स इंडिया की तरफ हैं। ऐसे में इंडिया की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इकोसिस्टम, उस पर आपकी टिप्पणी। बिल्कुल असीम, और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत जरूरत था और बहुत अप्रोप्रिएट मैं मानूंगा कि वित्त मंत्री जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जैसे जनधन का, सामूहिक इंश्योरेंस का, इन सब चीजों का बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भारत एक बड़ा बाजार, बहुत बड़ा बाइंग कैपेसिटी, बहुत बड़ा पोटेंशियल लेकर दुनिया के सामने आ रहे हैं, तो निश्चित ही उसके क्या वो मूल रूप क्या रेखाएं हैं, क्या किन चीजों से हम कह सकते हैं कि भारत में ये सब चीजें होने वाले हैं। तो अगर हम ये सारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो तरफ सरकार ने अभी ध्यान दिए हैं और पिछले कई सालों से, करीब 8-9 सालों से जो कदम उठाए हैं कि बैंकिंग क्षेत्र को खासकर हर घर तक ले जाया जाए जी, ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा अपने आप में वैप्लविक बदलाव है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि कोविड में खासकर जैसे हमें प्रतीत हुआ कि सरकार जब चाहते हैं कि हम किसी का भलाई करें, तो भलाई करने में सबसे बड़ा अंतराल ये था, सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि हम उन तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल। तो इंडिया स्टैक यानी कि आधार के ऊपर पेमेंट स्टैक के ऊपर जो आइडेंटिटी ये जो बनाया गया है, ये इसकी बहुत बड़ी एक अहम भूमिका रही है। और ये एक अपने आप उस वक्त में तो अपना भूमिका निभाया है, लेकिन साथ में ये अभी इतना सुदृढ़ है कि इसको हम बहुत सारे क्षेत्रों में फाइनेंस फिनटेक सेक्टर तो खासकर बहुत बड़े लाभवान है इससे, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में इसका फायदा ले सकते हैं। यानी कि वन इंडिया वन मार्केट वाली जो कंसेप्ट है जी, वो सामने बन के आता है। साथ में अगर हम इसके साथ चर्चा करें कि GST जो वन नेशन वन टैक्स है जी, ये दोनों मिलाकर एक जिसे कहते हैं एक पावरफुल एक अंदाज बन जाता है कि भारत में किस तरफ अर्थव्यवस्था को लिया जा रहा है और क्या सुविधाएं और क्या पॉसिबिलिटीज कंपनियों के सामने जो बाहर से आ रहे हैं वो सामने उनके लिए प्रतीत होता है। चूंकि इन्वेस्टमेंट पे बढ़ता जा रहा है, जब FDI के आंकड़े आते हैं एशियन मार्केट से या फिर यूरोपियन मार्केट से, वो भी काफ़ी पॉजिटिव आंकड़े आते हैं कि 2022-23 में भी FDI का फ्लो
मॉरिशस से, एशियन मार्केट से भी और बाहर के मार्केट से भी काफ़ी आया है, जो चाहे वो टैक्सेशन की बात हम उस पर आएंगे, लेकिन जो हमारा जो अभी बजट हुआ उसमें जो सारी चीज़ें टैक्सेशन को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर कि जो इन्वेस्टर फ्रेंडली एक डेस्टिनेशन अगर कोई है तो वो भारत है, और उस दिशा में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है? जी असीम, और खासकर अगर आप देखें, इंडिया को इस वक्त अभी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि इंडिया इज अ सक्सेस स्टोरी। और McKinsey का रिपोर्ट, JP Morgan का रिपोर्ट, सभी में मोर और लेस यही दर्शाया जा रहा है कि अभी अगर इन्हीं जो पॉलिसीज हैं, ये जो चलने की जो इन बिंदु पे हम लोग क्या बोले जोर दिए हैं जी, इन पर अगर हम रखें तो भारत अर्थव्यवस्था में एक जो उछाल आया है, ये कोई सरप्राइज नहीं, कोई अजूबा नहीं कि एक साल में आपके सामने आके पहुंचा गया, अगले साल पता नहीं कहां पे जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी तक पूरे बहुत सालों की मेहनत का फल अभी धीरे धीरे दिख रहा है। जैसे आप देखेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये कंटिन्यूअसली आप अप डाउन होता रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं उतरते। बिल्कुल ठीक उसी तरह से इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में सबका जो कंसर्न ये रहता है कि इंडियन इक्विटीज काफी हाई प्राइस्ड है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल जिसे हम कहते हैं वो हाई है। वो क्यों हाई? क्योंकि इंडियन कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो असर दिखते हैं कंपनीज को जी, वो काफी काफी आगे चलकर है, काफी सुदृढ़। तो बिल्कुल नेचुरली प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल, यानी कि किस प्राइस में वो खरीद रहे हैं और कितने अर्निंग्स में वो जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो काफी बंधा हुआ है ऊपर के लेवल में। एशियन मार्केट में, बाकी बहुत सारे मार्केट्स को, इमर्जिंग मार्केट्स में बाकी सारे मार्केट्स को अगर देखें, इसका एक बहुत बड़ा आपको दिखेगा इसका एक उदाहरण कि हमारे जो पिछले साल रिजर्व बैंक को काफी डॉलर खर्च करना पड़ा था जी, रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए, बहुत सारा करीब 80 बिलियन डॉलर के करीब खर्च करना पड़ा था। बिल्कुल सर, 80 मिलियन के करीब वो फिर से वापस उठ के करीब अभी 585 बिलियन डॉलर पे लेटेस्ट डेटा है, उठ गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इजाफा आ रहा है, ये तो कहीं लोन वगैरह से नहीं आ रहा है, ये मार्केट से ही वो पैसा उठ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो स्टेबिलिटी की जो असर है, साथ में अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो पैमाना बना हुआ है जी जी, कि ग्रोथ अपने आप में फिसल के जो जितना नीचे जाना था उस तक। जी जी, शुमय सर, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से भारत के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत है, और आप हमें सुन पा रहे हैं सर? जो उनकी आवाज़ वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र शुभमय भट्टाचार्य कर रहे थे कि फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, और जिस तरह से चाहे वो टैक्सेशन की बात हो, जीएसटी की बात हो, ये सारी चीज़ें ये भारत के फेवर में जा रही हैं। अभी हमने देखा कि जब बजट अनाउंसमेंट हुए उसमें वो सारी चीज़ें निकल कर आई, और चाहे वो मल्टीलैटरल एजेंसी, जैसे वो अगर मैं कहूँ वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, IMF की बात कर लें, ये सारी संस्थाएं भारत के क्रेडिट को अब समझने लगी है, जानने लगी है। और इसी में आपने देखा कि जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री और जो गवर्नर्स की मीटिंग हुई वाशिंगटन DC में, उसमें भी भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पहल है, उसकी सभी ने तारीफ की। ये दिखाता है कि भारत की जो नीतियां हैं वो किस तरह से अनुकूल हैं, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विदेश के लिए भी, वैश्विक आर्थिक तंत्र के लिए भी भारत की नीतियां काफ़ी अनुकूल है। हम इस विषय पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर शर्ट
ऑस्कर, तुमने मेल तो भेज दी पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए। बहू वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्रियों और जो गवर्नर्स हैं उनकी जो मीटिंग हुई वाशिंगटन डीसी में G20 के तहत, उसको लेकर, और इस मीटिंग में बहुत ही अहम मामलों पर बातचीत हुई है। हम बात करना चाह रहे थे अपने गेस्ट के साथ, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस वक्त स्थिति क्या है, इस पर तमाम देशों ने चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र की इस वक्त कैसी स्थिति है, एक सस्टेनेबल वित्त की तरफ हम कैसे आगे बढ़ें, उसमें जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उन तक वित्त की पहुंच हो सके, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन तक पहुंच हो सके, जो लीस्ट LDC कंपनी जो कंट्रीज़ हैं उन तक पहुंच हो सके, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से हम पहुंच सके, इसको लेकर बातचीत हुई है। वित्तीय क्षेत्र पूरे विश्व में कैसा, उसको लेकर बातचीत हुई है। और भारत ने जिस बात को बहुत ही प्रमुखता से उठाया कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, इसको लेकर भी वित्तीय समावेशन को लेकर बातचीत हुई है वाशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर भी बातचीत हुई कि किस तरह से अगर इसको कम किया जाए तो जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो फ्रीली फ्रिक्वेंटली दूसरे देशों में इन्वेस्ट वो करने के लिए वो उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो इसको लेकर भी बातचीत हुई है। उसमें भारत क्या कुछ रोल प्ले कर रहा है, भारत की पॉलिसी क्या है टैक्सेशन को लेकर, यहाँ पे कितनी कंपनीज यहाँ पे आई हैं पॉलिसी चेंज होने के बाद से, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ जो एक ग्लोबल इशू है यूक्रेन युद्ध का, रूस और यूक्रेन के बीच में, उसको लेकर बातचीत हुई है। उसका क्या कुछ इम्पैक्ट फूड पे और फ्यूल पे पड़ रहा है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा की बात हो रही है कि इसको कैसे, चूंकि भारत ने कह दिया है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएंगे और लगातार हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। ऊर्जा असुरक्षा को हम कैसे दूर करें और एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ हम कैसे आगे बढ़ें, इसको लेकर बातचीत हुई है। क्लाइमेट चेंज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो पॉजिटिव बातें वित्त मंत्री ने कही वो ये कही कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है उस दिशा में बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। और बातचीत ये कि अभी COP26 में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई थी कि जो विकसित देश हैं वो सभी मिलके और तमाम देश मिलके, विकसित विकासशील तमाम देश मिलके $100 बिलियन का एक फंड बनाए ताकि उससे क्लाइमेट चेंज से जो प्रभावित देश होंगे उनको हम वित्तीय तौर पर उनकी मदद कर सकें। इसको लेकर बातचीत, हालांकि हम सभी जानते हैं कि कल ही ब्राज़ील और चाइना ने इस बात को लेकर एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है कि जो विकसित देश हैं वो आगे आएँ, और जो एक कंसेंसस इस बात पर बनी थी कि $100 बिलियन का एक क्लाइमेट फंड होगा, उस दिशा में वो आगे बढ़ें, उसमें अपना योगदान दें। लेकिन वित्त मंत्री का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो बातचीत है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, उस पर बातचीत आगे और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कम से कम ये संतोष की बात हम सभी के लिए हो सकती है। हमारे साथ जो खास मेहमान थे शुभमय भट्टाचार्य, वो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभमय सर, जब आपसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले, चूंकि इश्यूज बहुत हैं और हमारे पास समय नहीं आ रहा है सर, आप मेरी आवाज, सर असीम का आवाज नहीं आ रहा है, आई कांट हियर। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर जी, असीम का आवाज नहीं आ रहा है। हमारी टीम लगी हुई है सर आप तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने में, लेकिन तब तक मैं कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बता दूं कि जिस तरह से भारत के जो G20, असीम का आवाज नहीं आ रहा है सर। मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारी टीम लगी हुई है ताकि आपसे हमारा संपर्क स्थापित हो सके। आवाज नहीं आ रही है
लेकिन मैं जो अगली स्टोरी है मैं उस पर जाना चाहूंगा कि भारत के G20 समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने बीते दिनों नई दिल्ली में भारत का G20 क्षण एक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाना इस विषय पर एक मुख्य भाषण दिया। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के एजेंडे के रूप में समावेशिता के बारे में खासतौर पर बातचीत की। When you talk about inclusivity, inclusivity has to really come from within, and when you look at our presidency, I think we have tried to use inclusivity, or rather keep inclusivity foremost in our consideration when we have planned our presidency. Prime Minister, of course, as I said, spoke about an inclusive, ambitious, action-oriented and decisive G20 presidency. When we look at the fact that we have decided to host the G20 presidency not just in the capital, which is New Delhi, I mean, I think there are very few meetings that are going to be in Delhi. Our meetings will be on a pan-India basis across the country. Every state and union territory of India will have at least one G20 meeting. And I think that itself is inclusivity. We want to involve the states. We also want to take the message of the G20 and India's G20 presidency down to the grassroots levels through a people's movement, what we call Jan Bhagidari, through universities, schools, institutions, festivals, quiz competitions, selfie competitions, involve all sections of society. और हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान शुभम भट्टाचार्य सर वो जुड़ चुके हैं। सर, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल सर, समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने ये कहा उस मीटिंग में कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर जो बातचीत है, एक जो कंसर्न डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से शो किया गया था, $100 बिलियन एक फंड बनाने की क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट फंड को लेकर, उस दिशा में बातचीत पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। कैसे इसको देखा जाए? इसमें भारत जितना दबाव दे उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस में सच में डेवलप्ड वर्ल्ड की जितने सारे प्रॉमिसेस थे, जितने सारे उन्होंने कहा था कि हम ये ऐसे करके दिखाएंगे, उनमें से कोई भी सही नहीं निकला है। इसलिए भारत का बिल्कुल बनता है कि वो कहे कि भाई हम क्लाइमेट फाइनेंस में आप हमारा सहयोगिता करें, और साथ में ही डेवलपिंग वर्ल्ड का पूरा, और खासकर इंडिया, चूंकि भारत और बहुत सारे ऐसे कदम ले रहे हैं जो क्लाइमेट पॉजिटिव है, जैसे हम 500 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी से बात कर रहे हैं, साथ में और भी बहुत सारी चीजों में, एनर्जी एफिशिएंसी, बहुत सारी चीजों में हम कदम ले रहे हैं। तो इसलिए ये बनता है कि हम साथ में एक्सपेक्ट करें कि हमारे लिए जो क्लाइमेट फाइनेंस की जो इन्वेस्टमेंट्स आए वो खासकर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आए जो हमारे लिए कारगर सिद्ध हो। इसलिए भारत के लिए ये प्रसंग उत्थापन करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। तो ये कहना वित्त मंत्री का कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर जो बातचीत है तमाम देशों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, वो सही दिशा में आगे बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सर, समय आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इन बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। शो में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी अहम खबर की। दूसरी महिला 20 यानी W20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। W20 की यह 2 दिवसीय बैठक 13 से 14 अप्रैल तक जयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्थिति में सुधार करने पर चर्चा हुई। जयपुर में हुई महिला 20 की बैठक में महिलाओं के नेतृत्व में विकास से उनकी अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ाना, समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण इस विषय पर केंद्रित रही। तो इसके साथ ही इस विशेष साप्ताहिक G20 कार्यक्रम बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।